आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडीई के बारे में, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। ये एक डीआरडीओ की लैब है जिसको बेसिकली यूएवीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाया गया। और अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो निशांत से लेकर पंछी तक और रुस्तम 1 से लेकर तपस तक इनका कोई भी सिस्टम अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट नहीं किया गया है। शिव अरोरा के लाइफ एज डिफेंस के ऊपर आडा के एक फॉर्मर साइंटिस्ट जिनका नाम है बीजू उत्तोप, जो घातक यूसीएवी प्रोग्राम के हेड थे, उनकी तरफ से एक कॉलम लिखा गया है और इस कॉलम में उनकी तरफ से दो चीजें बोली गई हैं। घातक यूसीएवी बेसिकली आडा का प्रोजेक्ट था जिसकी शुरुआती डिजाइन आडा की तरफ से बनाई गई थी और उस प्रोग्राम को डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स की तरफ से एडीई को दे दिया गया है। और एक ऐसी लैब जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, उनको एक इस तरीके का प्रोजेक्ट दे देना बीजू उत्तप के हिसाब से एक अच्छा डिसीजन नहीं था। उनका मानना है कि ये डिसीजन इस वजह से लिया गया था क्योंकि एडीई के पास में दिखाने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को जो स्पॉटलाइट मिली थी एलसीए तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के चलते, तो डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स की तरफ से सिमिलर स्पॉटलाइट एडीई को दिलाने के लिए इस प्रोजेक्ट को एडीए से लेकर एडीई में मूव कर दिया गया है। देखिए, नॉर्मली किसी की तरफ से अगर एक ओपिनियन पीस किसी डिफेंस वेबसाइट के ऊपर लिखी जाती है तो आमतौर पर हम लोग उसके बारे में वीडियोस तो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिफेंस पीस किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर ना जाकर लाइफ इज डिफेंस के ऊपर आया है तो नेचुरली इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है और इसी वजह से बहुत सारे डिफेंस लवर्स इसको लेकर परेशान हैं कि क्या भारत सरकार और डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स की तरफ से ये एक ब्लंडर किया जा रहा है कि एक ऐसा डिजाइन जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था एडीए की तरफ से, वो एडीई को मूव कर दिया गया है और ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट आगे चलकर भारत के लिए परेशानी बन सकता है। देखिए, वीडियो में आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारी इस कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा ब्रॉड करने की कोशिश है और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तप साहब सही हैं या उत्तप साहब गलत है। सबसे पहले तो एलसीए तेजस को लेकर जो क्लेम किया गया है वहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एलसीए तेजस प्रोग्राम जरूर एडीए का प्रोजेक्ट था, लेकिन डीआरडीओ की बहुत सारी लैब्स ने वहां पर कंट्रीब्यूट किया है। उसके बावजूद जो डिजाइन डीआरडीओ की तरफ से एचएएल को दिया गया था उसको सीधे सीधे मैन्युफैक्चर करना मुश्किल था। वहां पर ऑन द गो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, तब जाकर ये डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सका था। इनफैक्ट एलसीए तेजस में जो चीज सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड है वो है इसकी डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और इसको डिजाइन करने में जो प्रीमियर रोल था वो एडीई का था। अब यहाँ पर क्लेम किया जा सकता है कि घातक यूसीएवी के डिजाइन के दौरान एडीई की तरफ से जो काम किया गया था उसका फायदा एडीई को हुआ है और इसी वजह से ये डिजाइन एक बेहतर डिजाइन बन पाया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इनिशियली जब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि आडा बनाया गया था वो एलसीए प्रोग्राम के लिए बनाया गया था और उनके पास में जो फैसिलिटीज थी वो एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ही थी। अब जब एलसीए मार्क 1 बनकर तैयार हो गया था और रही बात एलसीए तेजस मार्क 1A की, तो वो एचएएल द्वारा बनाया जा रहा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एडीए के पास में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स थे नहीं और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए ये घातक यूसीएवी प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। लेकिन बाद में तेजस मार्क 2 प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, आर्म का प्रोग्राम इनिशिएट किया गया और फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम भी इनिशिएट कर दिया गया। नेवल एलसीए प्रोग्राम ऑलरेडी साइमल्टेनियसली चल ही रहा था और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता था कि आडा के पास में इनफ रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इन्हीं प्रोग्राम को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। ऐसे में घातक यूसीएवी प्रोग्राम एक ऐसी लैब को मूव किया गया जो यूएवीज के ऊपर काम कर रही थी। अब ये डिसीजन सही था कि गलत, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स के पास में बहुत ज्यादा चॉइसेस वहां पर नहीं थी। देखिए, ये बात सच है कि एडीई का इस समय कोई भी प्रोडक्ट मास प्रोड्यूस नहीं हुआ है और इस लैब की तरफ से ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक अच्छे नंबर में अपने बेड़े में शामिल किया। इसके अलावा रिसेंट तपस को लेकर जो बज़ क्रिएट हुई है वो इस परसेप्शन को और ज्यादा सॉलिडिफाई करता है और आप लोगों ने लगातार ये चीज सुनी होगी जहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि तपस का जो डिजाइन था वो बहुत पुराना डिजाइन था। तो उनको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी डिजाइन ऐसे नहीं बनाया जाता है कि अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है या ऐसे ही बना लिया जाए। इन सभी डिजाइन प्रेफरेंस के पीछे फिजिक्स इन्वॉल्व होती है और बेसिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो डिजाइन को बनाया जाता है। तपस के डिजाइन में जो मेन इंस्पिरेशन ली गई थी वो बोइंग के एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के बेसिस पर थी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम है ये इकलौता ऐसा पिस्टन पावर्ड एयरक्राफ्ट था जो 67,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाने में सक्षम था। इसको लगभग 80 घंटे तक लगातार उड़ाया भी गया था और इसी वजह से एडीई कॉन्फिडेंट थी कि 30,000 फीट एल्टीट्यूड यहाँ पर अचीव की जा सकती है क्योंकि डिजाइन सिमिलर है और ये यूएवी 2 इंजन से पार भी किया जा रहा है। लेकिन बोइंग के कॉन्डोर में 60 मीटर का विंग स्पैन था और जिस तरीके के नॉर्मली मिलिट्री रनवेज इंडिया में होते हैं उसके साथ में इस तरीके का विंग स्पैन पॉसिबल नहीं है और एडीई की तरफ से यहाँ पर जो चीज अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे।
अब ये हम लोगों ने आपके सामने सारे फैक्ट्स प्रेजेंट कर दिए हैं और इसके बेसिस पर अब आप कॉन्वर्सेशन को और बेहतर बना सकते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि डीआरडीओ की सारी लैब्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और जब तक वो सिनर्जी नहीं आएगी तब तक चीजें एफिशिएंट नहीं होंगी। लेकिन उससे पहले एक दूसरे के काम को लेकर रेस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।